तो अब तक हम लोग यूनिट नंबर 1 बेसिक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं। उसके बाद यूनिट 2 में हम लोगों ने उसके अंदर लॉसेस, डिस्टॉर्शंस और जितने भी डिस्पर्जन, जितने भी टाइप के लॉसेस थे वो पढ़ा था। यूनिट नंबर 3 में हम लोग ने डिस्कस करा था सोर्सेज के बारे में कि कितने टाइप से हम लोग एलईडी या लेज़र के थ्रू हम ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपेगेट करने के लिए लाइट को जनरेट कर सकते हैं। और जो यूनिट 4 है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन ये जो लाइट को हमें डिटेक्ट करना है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, वो हम इस यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली 2 पॉइंट्स हैं। एक, पावर लॉन्चिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल सोर्स से जितनी भी पावर जनरेट हुई है वो फाइबर के अंदर हमें कैसे प्रोपेगेट करनी है, यानी हमें उसको कैसे लॉन्च करना है, जिससे कि कम से कम लॉन्चिंग के टाइम पे मिसमैचिंग की वजह से या कपलिंग लॉसेस ना आए, है ना। किसी भी तरीके से जो लाइट सोर्स जनरेट कर रहा है पावर, वो मैक्सिमम पावर हम लोग यूटिलाइज कर सकें, जो कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वो लाइट प्रोपेगेट कर जाए। तो ये बेसिकली पावर लॉन्चिंग टेक्निक्स के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। 2 लेक्चर या हार्डली अगले लेक्चर का 15-20 मिनट का थोड़ा सेक्शन लेगा, अदरवाइज इट विल बी कवर्ड इन 2 लेक्चर्स। उसके बाद हम लोग बाकी लेक्चर्स में पढ़ेंगे फोटो डिटेक्टर्स। ये बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जितने भी सोर्सेज के थ्रू लाइट जनरेट हो रही है, यानी हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करा है, अब डिटेक्टर के थ्रू हम लोग उसको दोबारा से लाइट सिग्नल यानी ऑप्टिकल सिग्नल से दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम फोटो डिटेक्टर के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बेसिक क्लियर हो गया कि हम इस यूनिट में अगले 8, 9, 10 लेक्चर्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं। पावर लॉन्चिंग, यानी जो भी ऑप्टिकल सोर्स से लाइट जनरेट हो रही है उसको कैसे हमें फाइबर तक इफेक्टिवली लॉन्च करना है, फाइबर के अंदर इफेक्टिवली लॉन्च करना है। और दूसरी चीज़, जो भी सिग्नल हमने फाइबर के थ्रू प्रोपेगेट करा, एट दी एंड सर्किटरी तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल सर्किटरी है, तो उस सिग्नल को यानी उस ऑप्टिकल सिग्नल को मुझे किस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वापस कन्वर्ट करना है, ये हम करेंगे यूजिंग फोटो डिटेक्टर्स। तो ये दोनों के दोनों चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में, यूनिट नंबर 4 के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ है पावर लॉन्चिंग और कपलिंग। बेसिकली ये होती क्या है ना। पावर लॉन्चिंग मैंने आपको बताया कि जब भी मैं ऑप्टिकल फाइबर लिंक के थ्रू सेटअप इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, अपने सिस्टम को बनाना चाहूँगा, तो मेरे दिमाग में 2 क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैं किस तरीके से सोर्स से ऑप्टिकल फाइबर के अंदर मैक्सिमम पावर को लॉन्च कर पाऊँ। मैक्सिमम ये छोड़ो, अभी फ़िलहाल के लिए खाली ऑप्टिकल पावर को कैसे लॉन्च कर सकता हूँ मैं, मतलब कैसे मैं उस सोर्स के साथ ऑप्टिकल फाइबर को कनेक्ट करूँ जिससे कि मेरी पावर ट्रांसमिट हो जाए ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ऐसा क्वेश्चन इसलिए आया मेरे दिमाग में क्योंकि मुझे पता है कि ऑप्टिकल फाइबर के बाहर जब भी मैं एक सोर्स लगाता हूँ तो उस ऑप्टिकल फाइबर के करस्पॉन्डिंग एक एक्सेप्टेंस एंगल होता है। अगर उस एक्सेप्टेंस एंगल में सोर्स से जनरेट होने वाली लाइट्स मेरे को मिलती हैं तो वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रोपेगेट करेगी। अगर वो लाइट का एंगल एक्सेप्टेंस एंगल से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो लाइट फाइबर के अंदर ट्रेवल नहीं करेगी, यानी एक्सेप्टेंस कोण से ज़्यादा बड़े एंगल में जितनी भी लाइट एमिट हो रही होगी वो फाइबर पे अगर पड़ेगी तो वो लाइट मेरी फाइबर के अंदर प्रोपेगेट नहीं करेगी। तो किस तरीके से मैं एक्सेप्टेंस एंगल और अपने सोर्स के एंगल्स को ऑप्टिमाइज करूं जिससे कि मेरी मैक्सिमम पावर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रांसमिट हो जाए। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑप्टिकल फाइबर से ऑप्टिकल फाइबर में कैसे हम पावर को कपल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा फाइबर बीच में से टूट गया है ना, या जो सोर्स है उस सोर्स में इफेक्टिव कपलिंग के लिए मैंने एक ऑटोमेटिकली या जो मैन्युफैक्चरर है उसने एक ऑप्टिकल फाइबर सोर्स के आउटपुट पर कनेक्ट कर रखा है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस में मेरे को फाइबर से फाइबर को कनेक्ट करना पड़ेगा, और ऐसे केस में ये जो क्वेश्चन आएगा इसको बोलेंगे कि हम कैसे कब को एक फाइबर से दूसरे फाइबर में। ये पूछ रही है VVDN का रिजल्ट कब आएगा? बेटा बता दूंगा जैसे आएगा, तो अभी नहीं आया।
ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस को अगर मैं डिस्कस करूंगा तो इस पूरी क्वेश्चन के ऊपर ही हमारा पावर लॉन्चिंग एंड कपलिंग वाले जो टॉपिक्स हैं वो डिपेंडेंट है। अब ऑप्टिकल फाइबर को लॉन्च करना फाइबर के अंदर सोर्स से, ये कुछ कंसिडरेशंस हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे वायर का अपर्चर, उसके बाद कोर का साइज, कोर की डायमीटर कितनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रोफाइल कैसी है उसकी, है ना, स्टेप इंडेक्स है या ग्रेडेड इंडेक्स है, कोर क्लैडिंग इंडेक्स का डिफरेंस कितना है, इंडेक्स डिफरेंस कितना है फाइबर में, और उसका साइज कितना है ना, ऑप्टिकल सोर्स की रेडियंस कितनी है, और एंगुलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है सोर्स का, है ना। ये दो चीजें सोर्स की और बाकी सारी चीजें फाइबर की, ये डिपेंड करेगी। ठीक, अब इसमें आप अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो हम देखेंगे कि हमने जो ऑप्टिकल फाइबर की डायमीटर है वो कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल होती है ना, एज कंपेयर टू दी एक्सेप्टेंस या द रेडियंस या एंगुलर पावर एंगल फॉर दी ऑप्टिकल सोर्स। ऑप्टिकल सोर्स से जितनी भी पावर जनरेट हो रही है उसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एंगल के फॉर्म में, कि कितने एंगल पर कितनी पावर मिल रही है, मैक्सिमम कहाँ पर मिल रही है ना, दैट डिपेंड्स। और ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ऑप्टिकल सोर्स के एंगुलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे, जितनी पावर मेरे को मिल रही है। और दूसरी चीज़ जो रहेगी वो बाकी सारे ऑप्टिकल फाइबर की प्रोफाइल, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, कोर की डायमीटर कितनी है, अपर्चर कितना है, एक्सेप्टेंस एंगल कितना है, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर के मुझे स्टडी करनी पड़ेंगी, जिससे कि मैं ऑप्टिकल पावर को इफेक्टिवली सोर्स से फाइबर के अंदर लॉन्च कर पाऊँ। यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, कपलिंग एफिशिएंसी, उसका भी जिक्र कर सकता हूँ कि जितनी मेरी ऑप्टिकल पावर सोर्स से एमिट हो रही है और जितनी पावर मेरी फाइबर के अंदर कपल हो रही है, मतलब फाइबर के अंदर मैं उस पावर को ट्रैवल कराने के लिए कपल कर पाया, है ना, वो दोनों का जो रेशो है दैट विल बी डिफाइंड एज कपलिंग एफिशिएंसी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कपलिंग एफिशिएंसी मतलब फाइबर के अंदर कितनी पावर प्रोपेगेट कर पाया मैं, डिवाइड बाय कितनी सोर्स की ऑप्टिकल पावर जो कि मेरी जनरेट हो रही थी या एमिट हो रही थी फ्रॉम द, उन दोनों का रेशियो जो है वो मुझे बताएगा कि कपलिंग एफिशिएंसी कितनी है। अब मेरी पूरी की पूरी स्टडी जो है ना वो ये डिपेंड करेगी कि मैं किस तरीके से अपनी कपलिंग एफिशिएंसी को बढ़ा पाऊँ। अब कपलिंग एफिशिएंसी भी अलग अलग पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगी, हर टाइप के फाइबर के लिए, हर टाइप के सोर्स के लिए अलग अलग पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगी। तो वन बाय वन विल डिस्कस कि किस तरीके से मैं इन अलग अलग केसेस के लिए, अलग अलग सोर्सेज के लिए या अलग अलग फाइबर्स के लिए मैं इस कपलिंग एफिशिएंसी के एक्सप्रेशंस को डिराइव कर सकता हूँ। ठीक है, किस फैक्टर पे बेसिकली वो डिपेंड कर सकती है, वील सी दैट इन कमिंग सेक्शंस। यहाँ पे आपको पता है PF इज द पावर कपल्ड इन द फाइबर, F फॉर फाइबर एंड S फॉर सोर्स। ठीक है, तो सोर्स वाली पावर एमिटेड फ्रॉम द सोर्स PS, और कपल्ड पावर इनटू द फाइबर दैट इज PF, है ना। तो एफिशिएंसी जो है वो फाइबर डिवाइड बाय सोर्स, क्योंकि फाइबर में जो कपल हो रही है पावर वो हमेशा कम होगी या मैक्स टू मैक्स बराबर होगी किसके, लाइट सोर्स की एमिटेड पावर के। तो यहाँ पे कपलिंग एफिशिएंसी इज ऑलवेज आइदर लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब कपलिंग एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये डिपेंड करेगी सोर्स पे कि कौन सा सोर्स मैंने अटैच करा है इसके साथ, मतलब मैंने LED लगाया है या लेज़र लगाया है, और कपलिंग प्रोसेस मैंने किस प्रोसेस को फॉलो करके ऑप्टिकल सोर्स को फाइबर के साथ कनेक्ट करा है, इस पे डिपेंड करेगी, है ना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी, जब मैं दो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा था कि हम हमारे दिमाग में ऑप्टिकल फाइबर में पावर प्रोपेगेट कराने से पहले दो क्वेश्चंस आएंगे कि कैसे सोर्स के अंदर पावर को भेजा जाए, प्लस अगर मैं सोर्स को पावर फाइबर के साथ कनेक्ट करा जाए, प्लस फाइबर को फाइबर के साथ कनेक्ट करा जाए। तो फाइबर को फाइबर से कनेक्ट करने में हमारे चांसेस रहेंगे एरर के ज़्यादा, यानी हमारी कपलिंग एफिशिएंसी बढ़ सकती है, क्योंकि फाइबर में हमें पता है एक डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही है, जबकि सोर्स में वो अलग अलग एंगल्स पर मेरी लाइट की एफिशिएंसी अलग अलग पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होगा अलग अलग एंगल्स पर। तो इसीलिए कपलिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो ये मैन्युफैक्चरर होते हैं जो सोर्स को जनरेट करते हैं, वो साथ में उस सोर्स के
साथ में ही एक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट करते हैं, लगभग 1 मीटर या उससे छोटा, जिससे कि मैं ऑप्टिकल सोर्स को फाइबर के साथ इफेक्टिवली या ऑप्टिमम फैशन में कपल कर पाऊँ, है ना। इस पर्टिकुलर 1 मीटर या उससे छोटे फाइबर को, जो कि सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर साइड, वो बोली जाती है फ्लाई लीड या पिगटेल। आप देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, इट इज नोन एज फ्लाई लीड और पिगटेल। अब इस तरीके के जितने भी फाइबर्स होते हैं, तो जब भी मैं बात करूँगा इस टाइप के सोर्स को जिसमें फ्लाई लीड या पिगटेल अवेलेबल है, तो ऐसे केस में मेरे को फाइबर से ही कनेक्ट करना पड़ेगा इस फाइबर को, जो सोर्स के साथ ऑलरेडी फ्लाई लीड या पिगटेल में अवेलेबल है ना। तो ऐसे केस में मैं कपलिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करूंगा। मैं पावर लॉन्चिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पावर लॉन्चिंग इज ऑलरेडी मेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर साइड। ठीक है, पावर लॉन्चिंग प्रॉब्लम, इसके लिए हम सिंपलर फैशन में रिड्यूस कर सकते हैं, और हमें केवल कपलिंग एफिशिएंसी निकालनी है, क्योंकि हमें अब ऑप्टिकल पावर को एक फाइबर से, जो कि पिगटेल या फ्लाई लीड की फॉर्म में है, सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड, और दूसरे फाइबर से, जिस फाइबर के थ्रू हमें एक्चुअल में अपनी लाइट को प्रोपेगेट करना है, उस फाइबर को हमारे फ्लाई लीड या पिगटेल से कनेक्ट करना है, कपल करना है। तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो पावर लॉन्चिंग की खत्म हो गई, केवल और केवल कपलिंग या पावर कपलिंग की प्रॉब्लम बची। इस इफेक्ट से अगर मैं देखूं, तो ये इफेक्ट जो है मेरा किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है। ये डिपेंड कर सकता है कि मेरा ऑप्टिकल फाइबर की कोर का साइज कितना है। देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि जो फ्लाई लीड या पिगटेल मेरी सोर्स से डायरेक्टली कनेक्ट करके दिए मैन्युफैक्चरर ने, वो उसकी डायमीटर अलग हो, वो स्टेप इंडेक्स हो, ग्रेडेड इंडेक्स हो, है ना, उसका न्यूमेरिकल अपर्चर अलग है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है ना, उसकी प्रोफाइल अलग है, प्लस उसकी जो एंड फेस है, जो हमें एक्चुअल में दूसरे फाइबर से कनेक्ट करना है, वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर है फाइबर एक्सिस के या नहीं, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जिससे कि उन एंड्स पर, दोनों फाइबर के एंड्स पर कोई मिस अलाइनमेंट ना हो, है ना, जिससे कि हमें इफेक्ट कपलिंग हम कर पाए या कपलिंग एफिशिएंसी को एनहेंस कर पाए। ठीक है, अब बात आती है कि सोर्स से अगर मैं फाइबर के अंदर पावर को लॉन्च करता हूं, तो हम कैसे कर सकते हैं। उसको स्टडी करने के लिए हमें अपने सोर्स का पैटर्न, सोर्स से जो भी लाइट जनरेट हो रही है, उसका रेडिएशन पैटर्न किस तरीके का है, वो स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोर्स में जो भी लाइट जनरेट हो रही है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, है ना। तो ल्यूमिनेसेंट सोर्स से जो लाइट जनरेट होती है, उसको हम या तो रेडियंस या ब्राइटनेस, जिसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, उससे शो करेंगे। पहली बात तो ये कि जो भी ऑप्टिकल आउटपुट पावर आएगी, वो या तो रेडियंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जाएगी या ब्राइटनेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जाएगी। दूसरी चीज, रेडियंस जो है वो है बेसिकली ऑप्टिकल पावर रेडिएटेड इनटू अ यूनिट सॉलिड एंगल, है ना। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसका शायद आपने कभी नाम सुना नहीं होगा कि सॉलिड एंगल बेसिकली होता क्या है। सुना है क्या? जल्दी से बताओ मुझे, यू नो व्हाट इज सॉलिड एंगल? बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। सॉलिड एंगल के बारे में आपने कभी सुना है? सुना है सर, 12th क्लास में पढ़ा था ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में। 12th क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। उसको 1-2 साल हो गए लगभग। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि, चलो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ मैं। सॉलिड एंगल बेसिकली क्या है, अगर मैं 2 डायमेंशन में बात करता हूँ एंगल की, है ना, तो 2 डायमेंशन में एंगल को कैलकुलेट करने के लिए एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमने 2D में कैलकुलेट कर लिया। बट सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्फीयर है जो कि 3D में है ना, एक बॉल है, ठीक। अगर मैं वहाँ से एक एंगल को चेक करना चाहूँ, और मेरे को एक्सिस पता नहीं है कि मैं किस रेफरेंस से उस एंगल को मेजर कर रहा हूँ, है ना, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्चुअल में एक सर्कुलर शेप को बनाने के लिए 2 एंगल की रिक्वायरमेंट होगी। वो 2 एंगल्स होते हैं बेसिकली, आप चाहे बोल सकते हो एजीमुथ या एलिवेशन एंगल्स, है ना, जिसको हम थीटा और फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं
स्फेरिकल शेप को बनाने के लिए 3 एंगल या 3 एक्सिस मेंशन करूं, तो सपोज फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हैं, तो एक तो एंगल होगा ये वाला एंगल दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द जेड एक्सिस, ये एलिवेशन एंगल है ना। और दूसरा एक्स वाई प्लेन में जो एंगल है, एक्स वाई प्लेन में जो एंगल है वो है एक्सिस, वो है एंगल फाई, उसको बोलेंगे एजीमुथल एंगल, क्योंकि एजीमुथल प्लेन एक्स वाई प्लेन में अवेलेबल है। तो अगर मैं इस वाले एंगल को बोलता हूँ जो कि मेरा जेड एक्सिस से कैलकुलेट हो रहा है, उसको बोलते हैं थीटा, और ये जो एंगल है दैट इज फाई। तो बेसिकली अगर मैं इस थीटा को जेड एक्सिस से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसकी रेंज हो सकती है 0 से 180 यानी पाई तक, है ना, 0 डिग्री से पाई, और फाई की वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर के 2 पाई, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से कैलकुलेट हो रहा है, तो इट इज फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो अगर मैं एक स्फेरिकल शेप की बात करता हूँ, तो उसका मैक्सिमम जो सॉलिड एंगल है वो कितना आएगा, दैट विल बी that will be calculated from the spherical coordinate systems and that is equals to 4 pi। तो मेरे पास स्फेरिकल सरफेस का जो एंगल है दैट इज 4 पाई। अब इसको हम डिनोट करते हैं स्टेरेडियन की फॉर्म में, और इस स्टेरेडियन को हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियन इनटू रेडियन यानी रेडियन स्क्वायर। और इस रेडियन स्क्वायर को अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आता है, दैट इज आई कैन इजीली कन्वर्ट 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 by pi degrees, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिग्री स्क्वायर डिग्रीज। तो स्टेरेडियन यानी स्क्वायर रेडियंस कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर डिग्रीज, है ना, डिग्री स्क्वायर। तो वो बेसिकली सॉलिड एंगल है मेरा उस पर्टिकुलर लाइट सोर्स का। अगले सेमेस्टर में आप लोग एंटीना पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको रेडिएशन पैटर्न को या फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स को किसी पर्टिकुलर एंटीना के लिए हम लोग जब मेजर करते हैं तो वो मेजर करते हैं यूजिंग रेडिएशन पैटर्न, और वहाँ पर भी हम सॉलिड एंगल का के थ्रू ही इस पूरे स्टडी को कैरी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 2 डायमेंशन में एंगल निकालना एक सिंगल एंगल से काम चल जाएगा, लेकिन 3D में जब हम एंगल कैलकुलेट करते हैं तो वो बात करते हैं हम हमेशा यूजिंग सॉलिड एंगल, है ना, कि उस पर्टिकुलर 3 डायमेंशन में सॉलिड एंगल कितना है, और उसको हम डिनोट करते हैं स्टेरेडियन से या स्क्वायर डिग्री से। तो जो मेरी ऑप्टिकल पावर है या जो रेडियंस है ना, उसको हम डिनोट करेंगे कि कितने वॉट ऑप्टिकल पावर मेरी आ रही है उस पर्टिकुलर सोर्स से पर स्क्वायर सेंटीमीटर, एक स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट एरिया में पर स्टेरेडियन मतलब एक यूनिट सॉलिड एंगल में कितनी पावर मेरी उस ऑप्टिकल सोर्स से जनरेट हो रही है ना। ये चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले जब हमें पावर की लॉन्चिंग करनी है फाइबर के अंदर। ऑप्टिकल पावर जो है वो जो हम कपल करेंगे तो वो डिपेंड किस पे करेगी, वो डिपेंड करेगी कि मैं उसका पैटर्न जो है, उसका रेडिएशन पैटर्न जो है यानी जो रेडियंस है वो किस डायरेक्शन में है, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, है ना। बेसिकली स्पेस में किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पावर, यानी उस सॉलिड एंगल के हिसाब से है ना। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि अगर मैं सोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाऊंगा यानी एक्सिस में जाऊंगा तो मेरे को मैक्सिमम पावर मिलेगी, है ना। लेकिन जैसे मैं सोर्स से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ या राइट साइड की तरफ या किसी और जनरल एंगल की तरफ बात करूंगा तो वहां पर मेरी ऑप्टिकल सोर्स से जो पावर मिल रही होगी दैट विल बी स्लाइटली लेस देन द मैक्सिमम पावर अवेलेबल एट द फाइबर द सोर्स एक्सिस। तो वहां पर हम लोग इसके स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पर पावर को की डिपेंडेंसी चेक करेंगे कि किसने एंगल पर मेरी ऑप्टिकल पावर का वेरिएशन कितना हो रहा है सोर्स के लिए, जिससे कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरे को कपल करना है पावर तो मैं मैक्सिमम पावर मैक्सिमम एंगल उतना कवर करूं जितने एंगल पर मेरी मैक्सिमम पावर उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मिल रही है। तो अगर मेरे को पता है कि सपोज एक लिमिट से ज़्यादा सॉलिड एंगल से मेरे को पावर बहुत कम मिल रही है ना, और तो उस केस में मैं अगर थोड़ा कम एक्सेप्टेंस एंगल वाले फाइबर का भी इस्तेमाल कर लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत कम पावर क्या कहते हैं एक तरीके से छोड़ दी, कपल करने से बचा ली फाइबर के अंदर, क्योंकि उतनी एरिया में मेरी मैक्सिमम पावर
मिल रही थी, मैंने उतना ही पोर्शन कपल कर लिया अपना फाइबर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है स्पेस में पर यूनिट सॉलिड एंगल। बेसिकली जितना ज़्यादा पावर मेरे को जिस पोर्शन में अवेलेबल होगी उतने पोर्शन से ही मैं अपने पावर की कपलिंग को करने की मैक्सिमम कोशिश करूंगा, जिससे कि मैं अपनी कपलिंग एफिशिएंसीज को बढ़ा पाऊँ। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सोर्स आउटपुट पैटर्न। तो जैसे मैंने आपको बताया हल्का सा, मैंने उसको कैलकुलेट करने के लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बेसिकली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे मैंने इस फिगर में दिखाने की कोशिश करी है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन चीज़ें हैं। ये सपोज एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस दिस इज वाई एंड फॉर एग्जांपल दिस इज जेड। तो जो मेरा that is calculated from the z-axis and the other angle is calculated from the phi, that is in the form of phi from the x-axis। तो अगर मुझे निकालना है कि कितनी ऑप्टिकल पावर एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी है उस पर्टिकुलर फाइबर की, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे सोर्स का पैटर्न कैसा है। तो सोर्स के पैटर्न को हम पर यूनिट स्टेरेडियन में कैलकुलेट करते हैं और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए। दैट इज इन दिस पर्टिकुलर फिगर मैंने मेंशन करे हैं आर, थीटा और फाई से, है ना। ये तीन आर, थीटा, फाई जो एंगल्स हैं ये बेसिकली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के एक्सिस हैं बेसिकली, ठीक है। तीन अलग अलग पैरामीटर्स हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। रेडियंस जो मैं निकालूंगा, यानी जो ऑप्टिकल पावर है उस पर्टिकुलर सोर्स से जो जनरेट हो रही है, वो केवल दो चीज़ों का फंक्शन होगी और वो दोनों डिस्टेंस यानी आर का फंक्शन नहीं होगी। आर जो है मेरी वो फ्रॉम दी ओरिजिन डिस्टेंस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। अब चूंकि मैं कोशिश करूंगा कि जब जितने भी सोर्स से मेरी लाइट एमिट हो रही है तो सोर्स के जस्ट पास में, मतलब बिल्कुल सटा हुआ मैं फाइबर कनेक्ट करूंगा, जिससे मेरी ये जो डिस्टेंस है, ये वाली आर जो डिस्टेंस है, दैट विल नॉट कम्स इनटू द पिक्चर। वो केवल और केवल दो चीज पे डिपेंड करेगा कि उसका एंगल कितना है थीटा और उसका दूसरा वाला एंगल एजिमुथल एंगल कितना है फाई। तो वो फाई और थीटा पर डिपेंड करेगी मेरी रेडियंस यानी ऑप्टिकल पावर। एमिटिंग सरफेस पे कितने थीटा पे कितने फाई पे मेरी मैक्सिमम पावर मेरे को मिल रही है, वो चीज पर मेरा डिपेंड करेगा पावर आउटपुट, ठीक है। रीजनेबल एजम्पशन हम मान सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म है अक्रॉस द सरफेस एरिया। हम ये मान के चलेंगे कि जो एमिशन है वो लगभग जो सरफेस एरिया है, फॉर एग्जांपल ऐसा तो है नहीं कि सरफेस एरिया भी कर्व की फॉर्म में है, सरफेस एरिया तो हम बनाते हैं प्लेन, है ना। तो हम मान के चलते हैं कि अगर इतने पोर्शन से मेरी सपोज इतना बड़ा पूरा एलईडी का स्ट्रक्चर या लेजर का स्ट्रक्चर था और उसमें से केवल इतने पोर्शन से मेरी लाइट एमिट हो रही है, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि इतने पोर्शन में जो मेरा लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, एटलीस्ट ऑन द सरफेस इज यूनिफॉर्म, ठीक है। ये मेरे को एजम्पशन मान के चलना पड़ेगा, जिससे कि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को काफी हद तक रिड्यूस कर सकूं। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास, जैसे हमने एलईडी के स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो दो स्ट्रक्चर थे, एक सरफेस एमिटिंग और एक एज एमिटिंग। तो सरफेस एमिटिंग एलईडी जो है वो हम कैसे उसकी पावर को कैलकुलेट करेंगे। तो सरफेस एमिटिंग एलईडी को जो हम उसको हम शो करते हैं लैम्बर्शियन आउटपुट के फॉर्म में। तो जो लैम्बर्शियन पैटर्न है वो हम ये बोलते हैं कि इट इज अ फंक्शन ऑफ कॉस थीटा, है ना। एमिटिंग सरफेस से कॉस थीटा के साथ साथ वो वेरी करता है, 0 पर मैक्सिमम होगा और 90 पर मिनिमम होगा। तो वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है ना। तो इस फिगर के थ्रू मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि ये जो पैटर्न है, इस ऑप्टिकल सोर्स से इस पोर्शन पे, इस एक्टिव एरिया से यहाँ पर लाइट जनरेट हो रही है और जो लाइट जनरेट हो रही है वो कॉस थीटा फॉर्म में, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लैम्बर्शियन पैटर्न, उस फॉर्म में यह जनरेट हो रही है अलग अलग एंगल पर। इसकी पावर की वैल्यू अलग अलग है। यू कैन सी कि अगर मैं इस ऑप्टिकल सोर्स की एक्सिस की बात करूं तो उस एक्सिस पर मेरे को मैक्सिमम पावर मिल रही है। यहाँ पर आप अगर देखो तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम पावर मिल रही है ना। इसका सबसे बड़ा जो पावर का एक तरीके से वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। जितना मैं इसके पास जा रहा हूँ, एंगल चेंज कर रहा हूँ, थीटा वाला एंगल बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरी ये पावर की वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस से कैलकुलेट होगी, यानी ये एक्सिस पावर है ना। और इधर की तरफ मैं वाई एक्सिस में जा रहा हूँ तो वो एंगल है।
तो आप देखो 10 डिग्री पे ये वाली वैल्यू है, पावर इतनी कम है, 20 डिग्री पे पावर की वैल्यू इतनी कम है, 30 डिग्री पे पावर की वैल्यू इतनी कम है, एंड सो ऑन। सो यू कैन सी क्लियरली कि जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे पावर की वैल्यू मेरे को कम मिलती जा रही है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक्सेप्टेंस एंगल फाइबर का कनेक्ट करूंगा, है ना, तो सपोज फाइबर का एक्सेप्टेंस एंगल 30 डिग्री है, तो उसके बाहर की जितनी भी लाइट की वेव्स हैं, लाइट रेज हैं, वो कनेक्ट नहीं होंगी, फाइबर के अंदर कपल नहीं होंगी। इसका मतलब उतना पोर्शन, हालांकि पावर भी देखो आप कम है, बट स्टिल दिस पोर्शन ऑफ द लाइट डज नॉट कैरी विद इन द फाइबर। इस पैटर्न की जो रिलेशनशिप होती है लैम्बर्टियन पैटर्न की, वो होती है, उसको हम डिनोट करते हैं b एज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई विच इज इक्वल्स टू b नॉट कॉस थीटा। ठीक है, b नॉट मेरा मैक्सिमम इंटेंसिटी है एंड यूजुअली इट इज कैलकुलेटेड व्हेन द फाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, या फाई इक्वल्स टू 90, जहां पर भी ये मैक्सिमम है उस पर्टिकुलर वैल्यू पर हम बोलते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, b नॉट है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगर मैं इस फिगर में देखूं तो यहाँ पर मेरा इस थीटा इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू p नॉट ये मिल रही है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो मैंने क्रॉस बना रखा है, दैट क्रॉस इज द b नॉट। ठीक है, और इस पूरी लाइट इंटेंसिटी को, या रेडिएशन पैटर्न, जो एमिशन पैटर्न है ऑप्टिकल सोर्स का, उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ b नॉट कॉस थीटा से, बिकॉज दिस इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ कॉस थीटा। आप देखो थीटा की अलग अलग वैल्यूज पर इसकी इंटेंसिटी की वैल्यू अलग अलग हो रही है लैम्बर्टियन आउटपुट के लिए। b नॉट ये रेडियंस है अलोंग द नॉर्मल। देखो आप ध्यान से, ये अगर सोर्स है, इस सोर्स से जो लाइट एमिट हो रही है, इसके नॉर्मल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, b नॉट। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं एक न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ, आपको मुझे फटाफट से इसकी वैल्यू बतानी है सॉल्व करके कि कैसे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको ये निकालना है एट व्हाट एंगल फ्रॉम द नॉर्मल इन अ लैम्बर्टियन एलईडी इज द पावर लेवल ऑफ 50% ऑफ द नॉर्मल लेवल। यानी कितने एंगल पर मेरा नॉर्मल लेवल से 50% पावर का एंगल, 50% पावर मिलती है, कितने एंगल पर मेरे को नॉर्मल लेवल से 50% पावर मिलती है। दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, देखो आप ध्यान से, b थीटा फाई इज अ फंक्शन ऑफ b नॉट कॉस थीटा, दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा ओनली। यानी आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। एंगल, अब एंगल दो है, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको पता है लैम्बर्टियन आउटपुट में केवल और केवल एक एंगल होता है, तो वो एंगल कितना है, थीटा, यानी आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब लॉजिकली इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, नॉर्मल लेवल कितना है, इस पावर का नॉर्मल लेवल कितना है, नॉर्मलाइज वैल्यू कितनी है, b नॉट, है ना। तो b नॉट और 50% कितना होगा b नॉट का, b नॉट बाई 2, यानी थीटा की किस वैल्यू पे मेरे को b थीटा फाई की b नॉट बाई 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो सिंपली कैसे निकालेंगे, b थीटा फाई इक्वल्स टू b नॉट बाई 2, ये होना चाहिए, है ना। और ये किसके बराबर है, लॉजिकली फ्रॉम द एक्सप्रेशन द लैम्बर्टियन लाइट रिलेशन, इट इज बेसिकली b नॉट कॉस थीटा, है ना। अब आप b नॉट से b नॉट कट कर दो, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द थीटा। कितना आएगा थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यानी मुझे 50% पावर अगर लेनी है तो 60 डिग्री पर, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पर मेरे को कितनी पावर मिलेगी, 50% पावर मिलेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, जल्दी बोलो। यस सर। इसको हम बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट्स, है ना। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हाफ पावर पॉइंट्स के बारे में। तो वो हाफ पावर पॉइंट्स इन्हीं पॉइंट्स को बोलते हैं जब मेरी लाइट की इंटेंसिटी अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ हो जाए। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट मैंने आपको बुलाया, यहाँ पर फुल स्टॉप है। ठीक है, ये पोर्शन है कि एट व्हाट एंगल फ्रॉम इट्स एक्सेस डज द लाइट अपीयर ओनली 40% एज इंटेंस एज इट डज व्हेन व्यूड फ्रॉम द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से इसकी कितनी इंटेंसिटी 40% पे होगी, कितनी 40% होगी किस एंगल पर, है ना। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बी थीटा फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी थीटा फाई की वैल्यू दे रखी है 4 डिवाइड बाई 10 बी नॉट, है ना, 0.4 बी नॉट। ठीक है, 0.4 बी नॉट। ठीक है, और ये क्या बोलेंगे हम,
इट इज बेसिकली बी नॉट कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है, बी नॉट से बी नॉट काट देंगे, है ना। कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0.4, यानी थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0.4। ये वैल्यू आप निकाल लोगे और आपको क्वेश्चन नंबर 2 इस वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि इस एंगल पर मेरी 40% ऑफ पावर मिलेगी, मैक्सिमम सेंटर लाइन की 40% पावर मिलेगी। सेंटर लाइन पर कितनी पावर थी, बी नॉट थी, तो बी नॉट का 40% मुझे निकालना है, मतलब 0.4 निकालना है। तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 0.4 से यू कैन इजीली कैलकुलेट कर लोगे। बच्चों जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा इसका। कर लोगे ना? यस यस सर। सिंपल, आपको क्या निकालना है, cos इनवर्स 0.4, है ना। तो सर 1.1592 आ रहा है। 1.1592 आ रहा है, क्या डिग्री में आएगा ये? नहीं सर, नहीं कॉस, हाँ यस सर, डिग्री में आ रहा है। नहीं, डिग्री में नहीं आ सकता। 0.4 की वैल्यू cos 1 पॉइंट समथिंग डिग्री में नहीं आएगी। सर ये रेडियन में आ रहा है। हाँ, तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो इसको, है ना। लगभग 65 68 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, कर लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है आज तक। ठीक है, अब हम अभी हमने डिस्कस करा था सरफेस एमिटिंग के बारे में। अब हम एज एमिटिंग एलईडी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि एज एमिटिंग एलईडी या लेज़र डायोड के लिए हम कैसे इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एज एमिटिंग एलईडी और लेज़र डायोड के लिए इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना। यहाँ पर हम दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे कि थीटा इक्वल टू 0 पर, फाई इक्वल टू 0 पर कितना है और फाई इक्वल टू 90 पर कितना है। फाई इक्वल टू 0 यानी एक्स जेड प्लेन, ये बोल सकते हो आप एक्स एक्सिस, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही फाई इक्वल टू 0 है। और फाई इक्वल टू 90 मतलब आपका वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं, रेडियन एंगल्स पर, रेडिएशन एंगल पर थीटा फाई इक्वल टू 0 या फाई इक्वल टू 90, इन दो प्लेन्स पर हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे ऑप्टिकल सोर्स का रेडिएशन पैटर्न कैलकुलेट करते हैं, खास तौर से एज एमिटिंग एलईडी और लेजर डायोड के लिए, है ना। और ये दो इसलिए मैंने बोले क्योंकि ये इनमें से एक प्लेन फाई इक्वल टू 0 वाला वो बोला जाता है पैरेलल प्लेन, और दूसरा फाई इक्वल टू 90 वाला ये बोला जाता है नॉर्मल प्लेन। अगर मैं एक्स और वाई की बात करूं तो एक्स इक्वल टू 0, है ना, यानी एक्स एक्सिस से पैरेलल प्लेन है, और एक्स वाई इक्वल टू फाई इक्वल टू 90 डिग्री यानी वाई एक्सिस वाला प्लेन, ये परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल प्लेन कंसीडर करा जाता है। इसीलिए हम इन दो प्लेन्स में इनके रेडिएशन पैटर्न की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, खासतौर से एज एमिटिंग एलईडी और लेजर डायोड के लिए। ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा टिपिकल या कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, इसको नोट कर लेना क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स में अभी कराऊंगा, क्लियर हो जाएंगे सारी चीज़ें, बट आपको ये याद होना चाहिए कि इट इज रिलेटेड विद 1/b थीटा कॉमा फाई, that is equals to combination of two different things. First one is the sin square phi over b naught cos to the power t theta, plus दूसरी चीज जो है वो है cos स्क्वायर फाई डिवाइड बाई b नॉट cos to the power l थीटा। यहाँ पर l और t ये ट्रांसवर्स और लेटरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट्स है ना। कितना इफेक्टिवली मेरी पावर लेटरल डायरेक्शन में है, कितनी इफेक्टिवली मेरी पावर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, मतलब परपेंडिकुलर और पैरेलल प्लेन्स में है रिस्पेक्टिवली, वो मुझे T और L बताता है। जितनी पावर ज़्यादा होगी उतनी ही इफेक्टिवली मेरी पावर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा होगी। जितना ही वैल्यू L और T की ज़्यादा होगी उतनी ही वैल्यू या उतनी पावर मेरी ट्रांसवर्स और लेटरल कोऑर्डिनेट्स में ज़्यादा होगी। ये हम एक तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यूजुअली अगर मैं एज एमिटर एलईडी की बात करता हूं, अगर मैं मान के चलूं लैम्बर्शियन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कि 120 डिग्री हाफ पावर बीमविड्थ है ना, तो L इक्वल टू 1 है, और उस केस में T मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब द पावर इज मेजरली डोमिनेटेड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, ट्रांसवर्स
पावर डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा या इसका पोर्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लेटरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लेटरल डायरेक्शन में मेरी पावर बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट होगी एज कम्पेयर टू ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, सिंपल, ठीक है। और अगर मैं लेजर डायोड की बात करता हूँ तो लेजर डायोड में जो हमारा L है, देखो आप ध्यान से, एलईडी के लिए, एज एमिटर एलईडी के लिए L की वैल्यू लगभग 1 है, ये कंपैरेटिवली कम है, लेकिन लेजर डायोड के लिए मेरी L की वैल्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा है, मतलब मेजरली द पावर इज डोमिनेटेड बाय दिस फैक्टर, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल हम करेंगे तो इससे काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेटरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट L तो मुझे कैलकुलेट करना है फॉर अ लेजर डायोड जिसका लेटरल पैटर्न यानी फाई इक्वल टू 0 के लिए हाफ पावर बीम विड्थ कितनी दे रखी है, 2 थीटा इक्वल्स टू 10 डिग्री दे रखा है। अब 2 थीटा इक्वल्स टू 10 है, मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मुझे एक्सप्रेशन लगाना है ये वाला, ठीक है, क्या, 1 ओवर बी थीटा कॉमा फाई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर फाई ओवर बी नॉट कॉस टू द पावर टी थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई डिवाइड बाई बी नॉट कॉस टू द पावर एल थीटा, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, क्या दे रखा है, फाई इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको फाई इक्वल टू 0 रख देना है। फाई इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर फाई 0, यानी ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, 0। We do not need to calculate this. We will only concentrate on this particular section. Cos square phi यानी cos square 0 यानी 1, ठीक है, डिवाइड बाई b नॉट cos की पावर l, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 5 डिग्री, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये मेरा b थीटा फाई के बराबर हो जाएगा, यानी b थीटा फाई इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू b नॉट cos 5 डिग्री और इसकी पावर L, इसकी पावर L है ना, ऐसे करके हम इसको थोड़ा सा आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। अब ये लॉजिकली क्या होगा, इसको हम बोलेंगे कि इस एंगल पर मेरी हाफ पावर बीम विड्थ है ना, मैक्सिमम पावर कितनी है, बी नॉट, ठीक है। तो लॉजिकली बी थीटा फाई इस एंगल पर कितना होना चाहिए, बी नॉट अपॉन 2 होना चाहिए। तो बी नॉट अपॉन 2 होगा तो इस बी नॉट से ये वाला बी नॉट कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां से मैं एक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकता हूं, दैट 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस 5 डिग्री और उसकी पावर L, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एंटी लॉग ले सकता हूँ, तो लॉग ले सकता हूँ, एंटी लॉग नहीं, लॉग ऑफ 0.5 इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू L लॉग ऑफ कितना, cos 5 डिग्री। अब आप cos 5 डिग्री की वैल्यू आइडेंटिफाई करो। सर, हाँ बेटा, सर ये बी नॉट अपॉन 2 क्यों हुआ था, बी नॉट अपॉन 2 इससे हुआ था ना, ये हाफ पावर पॉइंट दे रखे थे, हाफ पावर बीम विड्थ। जब मैं थीटा की वैल्यू 5 डिग्री रख रहा हूँ, थीटा की वैल्यू 5 डिग्री रखी, तो ये किस पॉइंट को कंसीडर कर रहा है, ये कर रहा है हाफ पावर पॉइंट को कंसीडर कर रहा है ना, हाफ पावर पॉइंट इस पॉइंट पर आ गया, तो यहाँ पर उस पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, बी नॉट अपॉन 2 होगी, इस वाले बी नॉट से बी नॉट कैंसिल हो जाएगा, है ना। मुझे एल निकालना है, तो एल कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा लॉग 0.5 डिवाइड बाई लॉग कॉस ऑफ 5 डिग्री, ठीक है। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको फटाफट से। मेरे को सॉल्व करना है लॉग 0.5 का लॉग, ये आया माइनस 0.3010, यहाँ पर आया माइनस 0.3010 डिवाइड बाई जो दूसरी वैल्यू थी वो कितनी है, cos 5 डिग्री। सबसे पहले हम निकालते हैं 5 डिग्री, है ना, तो 5 का cos 5 आया 0.996, है ना, ये आया लॉग ऑफ 0.996, है ना। और इसका मुझे लॉग लेना है, तो मैंने यहाँ पर इसका लॉग भी ले लिया, ये आया cos 5 डिग्री का लॉग आया 0.0016, है ना। तो यहाँ पर आ गया कितना, -0.3010 डिवाइड बाई -0.016,
कितना आया था 0.0016 उन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल हो गया, तो 0.3010 डिवाइड बाई 0.0016 है ना। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं 0.3010 डिवाइड बाई 0.0016, ये आ गया मेरा 188 है ना। तो दिस वैल्यू इज बेसिकली व्हाट 188। तो L की वैल्यू आप देखो, L की वैल्यू कितनी ज़्यादा आई, यानी मेरी मेजॉरिटी जो पावर थी वो इस डायरेक्शन में एमिट हो रही है। आप देखो देखो इस वाले ये के थ्रू आप देख सकते हो, ये जो मैंने ये देखा है, आप कॉस की पावर 180 थीटा, यानी पावर इतने में ना जा करके सारी की सारी पावर ऑलमोस्ट इतने एरिया में सिमट गई। लेज़र में क्या होता है, लेज़र में लाइट जो है वो सारी जगह रेडिएट नहीं होती, वो केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या लगभग कुछ एरिया में सिमट जाती है। तो वो लेज़र बीम आप इस तरीके से देख सकते हो रादर देन ए नॉर्मल लैम्बोर्गियन पैटर्न एलईडी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर। है ना? चलो हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर फाई की वैल्यू 45 डिग्री है और थीटा की वैल्यू 5 डिग्री है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेजोगे इसका सोल्यूशन। ठीक है, कि अगर फाई की वैल्यू 45 डिग्री है और थीटा की वैल्यू 5 डिग्री है, तो आपको शो करना है कि अगर एल की वैल्यू 1 है और टी की वैल्यू 150 है, तो जो पैटर्न है बी थीटा फाई का रेडिएशन पैटर्न है ना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वो कितना आएगा, वो आएगा 0.721 बी नॉट। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे हम? हमारे पास यही फॉर्मूला है, यहाँ पर एल की वैल्यू 1 रख देनी है, टी की वैल्यू 150 रख देनी है, फाई की वैल्यू 45 डिग्री और थीटा की वैल्यू 5 डिग्री। तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है और वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी 0.721 बी नॉट। जल्दी से बताओ, कर लोगे सब लोग? यस सर। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्व करके सोल्यूशन भेजो। तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोग की।